हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मराठों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और ये टारगेट लिया गया है यूपी पेट परीक्षा के लिए। लेकिन ये जो आपकी सीरीज चल रही है, ये जीएस के कहीं पर भी जहाँ पर भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, आप लोग आईएएस बोलते हैं या जो है उसको नाम दे देते हैं यूपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ ए आरओ, उत्तर प्रदेश आरओ ए आरओ लोअर, सभी के लिए ये जीएस जो है वो महत्वपूर्ण है। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कुछ लोग यदि हम लोगों से और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, इसमें कह रहा है मराठों का उत्कर्ष निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है। ठीक है, तो मराठों के उत्कर्ष के लिए इनमें कौन से कारण सही हैं। धार्मिक चेतना, राजनीतिक चेतना, उच्च नेतृत्व शक्ति और इनमें से सभी। तो इनमें जैसा कि आप जानते हैं कि सभी हो जाएंगे, इसमें उत्तर हो जाएगा डी। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी। तो शाहजी ने निजाम शाही से पूना की जागीर प्राप्त की थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ओके, तो पूना की जागीर किससे प्राप्त की थी, निजाम शाही से प्राप्त की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इसमें दोनों सन एक साथ दिए हुए हैं, जो आपका मैच कर रहा हो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पुरंदर में हुआ था, पूना में, रायगढ़ के या सिवनेर में हुआ था। तो इनका जन्म सिवनेर में हुआ था। रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। इनमें से किस स्थान के शासक ने फजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। बीदर के, बीजापुर या गोलकुंडा के या खानदेश के। ओके, तो बीजापुर के जो है वो शासक ने अफजल खां के नेतृत्व में 1659 ओके में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। ओके, तो जो है वो था शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां की जो है उन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, वो बघनखे के द्वारा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो जो शिवाजी थे, ठीक है, वो आगरा के किले में कैद थे और वहाँ से वो भागने में सफल हुए थे। ओके, और औरंगजेब ने पेनी की कैद करवाया था और तब राजधानी बन गई थी दिल्ली। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। ठीक है, पुरंदर, रायगढ़, साल से या सिवनेर। तो इन्होंने साल सेह के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित कर दिया था। पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी, शिवाजी के और मुगलों के मध्य। तो पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका। यानी कि पुरंदर की संधि के द्वारा कुछ दुर्ग जो है ना शिवाजी के द्वारा मुगलों को दे दिए गए थे, उनमें से फिर उन्होंने फिर उन पर जो है कब्जा कर लिया था। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं जो है पूछ रहा है कि किसको जो है उन्होंने फिर से अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे, तो वो था सिवनेर का दुर्ग। ओके, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी। तो
ऊपर अभी मैंने बताया, लेकिन हाँ व्यक्ति के विषय में होगा तो शिवाजी और राजा जयसिंह, ठीक है, उनके बीच में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, ठीक है, इसमें कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो थी रायगढ़। ओके, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, बी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किसके किसके बीच हुई थी। तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद साहब अब्दाली, या मराठों और अहमद साहब अब्दाली के मध्य हुई थी। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद साहब अब्दाली के मध्य 1761 में हुई थी पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1526, 1556 और 1761 में। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, तो 2 ही से प्रभावित थे, एक अपने गुरु से और एक अपनी माँ से, ठीक है। तो वो प्रभावित थे अपनी माँ जीजाबाई से, ठीक है। तो जीजाबाई उनकी माँ थी। समर्थ गुरु रामदास उनके कौन थे, ठीक है, गुरु थे। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थे, तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, जिससे अपनी माँ के बाद वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, तो कौन थे, सॉरी, इसमें राजनीतिक गुरु की बात कर रहा है, ठीक है, राजनीतिक गुरु और संरक्षक, तो दादाजी कोंडदेव थे और उनके धार्मिक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न जिस तरह से पूछे उस तरह से हमको उत्तर देना है। यहाँ राजनीतिक गुरु है तो दादाजी कोंडदेव थे, और जब यानी उनको आध्यात्मिक गुरु की बात आएगी तो हो जाएंगे रामदास। इनमें सुमेलित करना है, ठीक है, आपको सूची 1 और सूची 2, ठीक है, ये कौन थे आपको ये मिलाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे सरल में आ रहा हो उसे मिला लीजिए। तो अभी उत्तर बताया था, जीजाजी कौन थी, वो कौन थी, शिवाजी की माता थी, ठीक है। तो बी में 2 हो जाएगा आपका। अब बी में 2 आपके सिर्फ इन 2 जगहों पर है, तो ए और सी में उत्तर आपको हो जाएगा। तो एक एक यहाँ भी दे दिया है। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। अभी ऊपर बताया गया है, ये सभी चीज़ें तो आपको पता ही हो जाएंगी। तो समर्थ गुरु रामदास जो थे वो उनके कौन थे, आध्यात्मिक गुरु थे। तो 3 हो गया, सी का 3 हो गया। और दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक और राजनीतिक गुरु थे। तो 1 2 3 4 हो गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ओके, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत कौन थे। तो कौन थे, आप लोगों को इतने में ही समझ में आ जाना चाहिए, वो थे समर्थ गुरु रामदास। उत्तर हो जाएगा ए। दासबोध के रचनाकार कौन थे, तो दासबोध के रचनाकार थे, ठीक है, समर्थ गुरु रामदास। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना, यानी कि शिवाजी को कर्मदर्शन का उपदेश दिया और संभाजी को मराठा शक्ति को संगठित करने का और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का इनको उपदेश दिया था इन्हें, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 20वां। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो इसमें सबसे पहली बार किस मराठा सरदार ने इसे स्वीकार किया था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ओके, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो कौन सेना नायक था, ऊपर आया है, ठीक है, वो था अफजल खां। ओके, वो अफजल खां था, ठीक है। शाइस्ता खां जो है वो उसमें से आया था, मराठा से, सॉरी मुग़ल से, ठीक है। इसके बाद है शिवाजी मुग़लों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो किस नगर में कैद थे, तो आप जानते हैं वो आगरा में, ठीक है, आगरा के किले में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी,
तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। ओके, जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। वो कौन सा इतिहास था, या वो उस इतिहासकार को बताइए जिस जो है यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, तो वो था काशीराज पंडित। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है, यानी सबसे पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। ठीक है, तो इसका सही क्रम कौन सा होगा, तो सबसे पहले सिंहगढ़ का किला और सबसे अंत में रायगढ़ का। तो सिंहगढ़ या कोंडाना और फिर तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़। आपको क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका पहला, यानी ए, सिंहगढ़, कोंडाना इसी को कहा जाता है, और तोरण और पुरंदर और फिर रायगढ़। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से फिर से सुमेलित करना है बीजापुर के सरदार और फिर आपका के सरदार अफजल खां की हत्या, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला, सूरत की प्रथम लूट और सूरत की दूसरी लूट। ये जो है सब इन्हीं के वो हैं। तो इसमें बीजापुर के जो सरदार अफजल खां हैं उसने आक्रमण कब किया था, ठीक है, 1659 में। तो इसका मतलब है कि ए में एक होना चाहिए, तो फिर से आपके क्या हो जाएंगे, कोई नहीं होंगे, आपका ये एक हो जाएगा, फिर दो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद यानी दक्कन के यानी मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ था। ठीक है, तो सूरत की प्रथम लूट और फिर दूसरी लूट, तो प्रथम लूट पहले होगी, दूसरी लूट बाद में होगी। तो प्रथम लूट होगी 64 में, तो ये मिला हुआ है, बाद में होगा तो 1670 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3-4 हो गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो था सिवनेर के किले में, सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे, जहाँ पर उनको फिर क्या किया था, धोखे से बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो 1666 में उपस्थित हुए थे। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख। तो हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था पेशवा सचिव, पंडित राव या सुमंत। तो इसमें जो यानी कि विदेश मंत्री होता था उसे बोलते थे सुमंत। ओके, पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो शिवाजी को राजा के प्रदान यानी कि उपाधि प्रदान करने वाला कौन था, औरंगजेब। इसे बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक, ये से सोचेंगे कि औरंगजेब ने तो दिया ही नहीं था। ठीक है, उसने बोला था कि हम उपाधि दे देते हैं, और धोखे से उन्हें फिर आगरा उसने बुलाया था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी, तो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 2 जून, ठीक है, 1675 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है आगे, सॉरी, ठीक है, 74 दिया तो है, जून 74। ठीक है, इसका हो जाएगा जून 74 में। इसके बाद काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था, तो वो थे श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। ठीक है, आप सिर्फ गंगा भट्ट ही याद रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। और 1674 में ही उन्होंने वो किया था। कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था, तो उन्होंने क्या नहीं किया था, अपनी मुहर बनवाई थी, बिल्कुल की थी। नया संवत चलाया था, बिल्कुल चलाया था। क्षत्रिय कुल व तस्मा यानी क्षत्रिय परिवारों का भूषण एवं हैंदर्य बोधारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी, ये भी लिया था। सभी प्रकार के कर हटा दिए थे, नहीं, यही हमारा क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इन्होंने
चौथ सरदेश मुखी ये सब कर क्या करते थे, ये वसूलते थे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने प्रदान की थी, ठीक है, तो इसने प्रदान की थी औरंगजेब ने। कि राजा की भी, पहाड़ी चूहा की भी, साहसी डाकू की भी। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था किसको, 8 विद्वानों की सभा को। 8 सर्वाधिक यानी बहादुर सैनिकों को जो अंगरक्षक होते थे, बिल्कुल गलत है। देखिए, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। अब मंत्री परिषद जो होती है और सलाहकार जो होते हैं वो दोनों सेम ही तो होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो क्या था, 8 मंत्रियों को ही सलाहकार कहा जाता है, मंत्रियों की परिषद को। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें हमको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। इसमें है मजूमदार या अमात्य, और वाकियानवीस या मंत्री, और सुमंत या दबीर, या श्रवणवीस या सुरनिस या सचिव। इनमें से इनका काम क्या क्या था, तो यहाँ दिया हुआ है वित्त एवं राजस्व मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शाही पत्र विभाग का प्रधान। ओके, तो अभी आप लोगों ने ऊपर यानी समझा था कि जो सुमन था वो क्या था, वो विदेश मंत्री था, ठीक है। तो इसका मतलब है सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो सी का 3 यहाँ पर 2 जगह है, ए में और बी में। अब यही आपका इनमें से कोई सा भी एक उत्तर हो सकता है। ओके, अब इसके बाद इसमें एक को और यदि आप क्या कर लें, देख लें, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अमात्य जो होता था या मजूमादार होता था वो वित्त और राजस्व मंत्री होता था, तो ये एक हो गया। तो अब यहाँ एक ए में यहाँ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2। ओके, तो वकियानवीस या मंत्री गृह मंत्री होता था, अमात्य वित्त मंत्री होता था, और श्रुनवीस या सुरनिस या सचिव ये शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। यदि सब मिले हुए हैं 1 2 3 4, तो उत्तर हो जाएगा ए। सर ए नौबत का क्या अर्थ था, तो सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग प्रचलन किया, ये सही है। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में क्या हो गया, 40% गिर गई, ठीक है। चौथ शायद इसी को कहा जाता है, चौथ का मतलब 1/4, चौथ का मतलब 40%। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, ठीक है। ये भी आपका क्या था, सही था। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25%, जो अभी बताया था कि चौथ और सरदेश मुखी क्या करते थे, ये कर लेते थे, ठीक है। तो चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों, जिसको जो है क्या करते थे, ठीक है, ये जहाँ पर आक्रमण करते थे उसे चौथ इकट्ठा करते थे और उसे छोड़ देते थे। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला, तो मराठा वंश ने इसको वसूला। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वो महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया हैं, अर्थात शिवाजी को आप अपना मुखिया मान लीजिए, जैसे कि जो है मुगल अपने आप को मुखिया मानवा लेते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद बोलते थे ठीक है जाओ आप अपना शासन करो, उसी तरह से। तो सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, तो उसके बदले वो सरदेश मुखी यानी उसके बदले जो कर लेते थे उसे सरदेश मुखी के नाम से जाना जाता था। ओके, तो जो है ये कितना प्रतिशत होता था, तो 10% होता था, ठीक है, सरदेश मुखी। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना किस नाम से जानी जाती थी, तो वो पागा और वरगीर एवं सिलाहदार, ठीक है, यानी अस्थायी घुड़सवार सेना पागा या वरगीर के नाम जानी जाती थी, और अस्थायी घुड़सेना, ठीक है, सिलाहदार के नाम जानी जाती थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे,
तो इसमें होते थे 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो एक नायक यानी कि एक हवलदार के अंदर 25 घुड़सवार और एक नायक के अंतर्गत, ठीक है, 9 सैनिक होते थे। नायक से 9 के साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक अभियान कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था कोलाबा के लिए। ओके, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया, जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ओके, तो इसमें था राजा राम ने। यानी कि पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, यानी कि सबसे प्रमुख मंत्री होता था, और उसके ऊपर भी प्रतिनिधि का राजा राम ने क्या किया, एक पद बनाया, तो जो पेशवा से ऊपर था। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? ओके, तो इसमें बना, शिवाजी के बाद दूसरे जो छत्रपति बने थे संभाजी बने थे। तो संभाजी आप किस में होंगे, ठीक है, तो ये है सी में, तो सी उत्तर हो जाएगा। और कवि कलश जो है ना दूसरे पेशवा बने थे। चलिए, इसमें हमको मिलाना है कि संभाजी, राजा राम, ताराबाई और साहू प्रथम, इनका यानी कि काल मिलाना है हमको। ओके, तो संभाजी का 1680 से 89, ओके, क्योंकि ये शिवाजी के तुरंत बाद थे, इसलिए जो है ना आपका एक हो जाएगा इसमें। तो आपके ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई सभी ए और सी में कोई हो सकता है। ओके, इसके बाद है राजा राम, ठीक है, तो संभाजी के बाद राजा राम बने थे, तो ये 89 से 1700 तक थे। ओके, फिर इसके बाद ताराबाई, ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरा मिल गया, तो इसमें एक दो दोनों में है, ठीक है। अब यहाँ से हमको निर्णय निकालना है। ताराबाई सब, इसके बाद राजा राम के बाद तुरंत ताराबाई बनी थी, ठीक है, तो 1700 से 1708 में। और फिर साहू जी प्रथम 1708 से 1749 तक, ठीक है, साहू जी प्रथम 1708 से 1749 तक, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ए। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि तब पेशवाओं का शासन जो है ना शुरुआत हो गया। तो राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी या संभाजी? ओके, तो वो थे साहू जी, ठीक है। साहू जी के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ यानी मराठा कॉन्फेडरेंसी, ठीक है, की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय हुई थी। उत्तर हो जाएगा ए। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि, जो रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया है, यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के ने किसके नाम पर की? ओके, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। मुगलों और मराठों के बीच में 1719 में एक संधि, ठीक है, जो हुई थी, उसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। अब ये संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? यानी बालाजी विश्वनाथ ने किसके नाम पर की थी और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा छत्रपति साहू जी के नाम पर की थी, और सैयद बंधुओं ने मुगल बादशाह रफ़ी उत रजात के नाम से की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? ताराबाई। ओके, याद है ताराबाई का काल कितने समय तक है? ठीक है, तो यहाँ पर आया था ताराबाई का 1700 से लेकर 1708 तक था। नेक्स्ट है, वहाँ अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? यानी कि किसके बाद जो है वो पेशवा जो है उनके शक्तिशाली होते चले गए? ओके, तो वो थे साहू प्रथम। ओके, साहू प्रथम आप जानते हैं कि इनका
1708 से लेकर 1749 तक था। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगे। ये कथन जो है वो किसका था? ठीक है, तो ये कथन था बाजीराव प्रथम का। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता है या कहा जाता है? ओके, तो वो थे बाजीराव प्रथम को, लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार। इनमें से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो इसमें से बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन को छीन लिया था। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? ओके, तो बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का प्रथम भी उसी के बाद आरंभ हो गया था? ठीक है, तो वो था, ठीक है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के जो है यानी कि इनके समय में अपने मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और इनके समय के बाद ही, ठीक है, मराठा शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजा राम के बीच हुए संगोला संधि, और संगोला संधि कब हुई थी? तो यहाँ से 2-3 प्रश्न अपने आप यानी हल हो जाते हैं। संगोला संधि हुई 1750, ठीक है, और ये हुई किसके यानी पेशवा बाजीराव और छत्रपति राजा राम के बीच, ठीक है, हुई थी। और ये जो है ना इस यानी इसके संबंध में कौन सा क्या है बोल रहा है कि सही है, ठीक है, सत्य क्या है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है ये। छत्रपति राजा राम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। बिल्कुल ये भी सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। ठीक है, तो आपका जो है ये भी सही है। तो क्या हो गया आपका उत्तर हो गए पूरे यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया? ओके, और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने के लिए विवश कर दिया? वो थे रघुजी भोंसले। तो मराठा जो थे उनकी शक्ति कहाँ तक पहुँच गई थी? बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक, दिल्ली तक तो थी ही। और जो है रंगीला जी को उन्होंने क्या किया था? ठीक है, उनके नाके चने चबवा दिए थे। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया था? ओके, तो मराठों ने पंजाब विजय किया था। और जो है उस समय सरदार कौन थे? तो उस समय जो सरदार थे उनका नाम था रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? ठीक है, तो उन्होंने, ठीक है, बोला कि आप हमारी जो है जो सेना रखी हुई है इस सेना का खर्च आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो उसमें दीवाने आम और दीवाने खास जो बने गए थे तो दीवाने आम की छत से यानी चांदी निकलवा ली थी और वो थे सदाशिवराव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गईं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? ओके, तो ये संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ओके,
तो मराठा जो हार गए थे, ठीक है, पानीपत में अहमद शाह अब्दाली से, उसके विषय में ही कहा जाता है कि 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई और चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे, और इन्हीं के लिए कहा गया था, ठीक है, इन्हीं के लिए ये कहा गया था। तो वो थे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, को इस समय वीर गति प्राप्ति हुई थी इस युद्ध में। चलिए, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। ओके, तो ये कौन से जो है वो थे? तो ये थे जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो वो थे बाजीराव प्रथम। ओके, तो बाजीराव प्रथम जो है वो शिवाजी के बाद एक गुरिल्ला युद्ध संचालन करने वाले। किस मराठा को मैकियावली कहा जाता है? यानी किस मराठा पेशवा को मैकियावली के नाम से जाना जाता है? तो नाना फडणवीस को मैकियावली के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो वो थे सदाशिवराव भाऊ। इन्होंने मराठा यानी संयुक्त मराठा सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों में पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को क्रमानुसार से सजाना है, यानी कि बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवा बने थे, ठीक है, उन्हें बताना है कि उनमें कौन कौन से जो है यानी कि हैं उनका क्रम क्या रहा। ओके, तो इसमें ये क्रम से ही शायद दिया हुआ है। फिर आए हैं माधव राव, फिर नारायण राव और फिर माधव नारायण, ये तीसरा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा चौथा बाजीराव द्वितीय, यानी 1 2 3 4। तो माधव राव, नारायण राव, माधव नारायण और फिर है बाजीराव द्वितीय। उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 1 2 3 4। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, तो वो थे महादाजी सिंधिया। ठीक है, महादाजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को 1771 में दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बैठाने में मदद की थी। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो वो हैं माधव राव। ठीक है, माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ओके, यानी कि उस समय जो पेशवा थे वो जो थे, ठीक है, वो नाबालिग थे। ठीक है, इसलिए उनकी मदद के लिए बड़ा भाई यानी कि बार भाई नामक 12 सदस्यों की एक परिषद थी। ठीक है, तो उनका जो नाम था वो माधव नारायण, ठीक है, माधव राव नारायण था। किसके शासन में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 यानी अंग्रेजों के साथ पहला युद्ध मराठों का, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? अब जो है ना, पहले तो ये उनसे लड़ते रहे जो मुग़ल हैं, फिर उसके बाद जो है इन्होंने फिर अंग्रेज़ों से टक्कर लेना शुरू कर दिया। ओके, तो वो थे माधव राव नारायण। इनके शासनकाल में, ठीक है, पहला 1775 से 1782, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? ओके, तो थे बाजीराव तृतीय। ठीक है, ऊपर आया है, ठीक है, माधव राव नारायण के बाद जो है बाजीराव द्वितीय बने थे। ठीक है, तो इनके समय ही दूसरा और तीसरा जो है वो
आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा जो साम्राज्य था उसके जो अंतिम पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। इनको सुमेलित करना है। ओके, यहाँ पर संधियाँ दी गई हैं और इन संधियों को मिलाना है, यानी कि कौन सी संधि किस साल हुई थी। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, ठीक है, और सलबाई की संधि 1782। तो आपका 1 2 3 4 हो गया, उत्तर हो जाएगा ए। सूरत 75 में, सूरत के बाद पुरंदर की 76 में, बड़गांव की संधि 79 में यानी 79 में, और सलबाई की संधि 82 में हुई थी। इसमें जो संधियां हैं, ठीक है, उन्हें दिया गया है समय और फिर जो है उसे मिलाना है। इसमें देवगांव की संधि, तो देवगांव की संधि और अच्छा 1803 1803 दो दिया हो, तो देवगांव की संधि और सुरजी अर्जुन गांव की संधि दोनों 1803 में हुई थी। तो 1 2 हो गया, तो अब इसके बाद तीसरा बचा, तो ए हो जाएगा उत्तर। राजपुर घाट की संधि जो हुई थी वो 1805 में हुई थी, उत्तर हो जाएगा ए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, ठीक है। तो सबसे अंतिम जो संधि थी वो कौन थी? वो थी कानपुर की संधि। ओके, मराठा सचिवालय कहलाता था, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो मराठा सचिवालय कहलाता था फाद, ठीक है, फाद कहलाता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था के का परिणाम हुए? पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। ये बिल्कुल आपका क्या है? सही है, ठीक है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, बिल्कुल ये भी कर दिया गया, ठीक है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए, ठीक है। तो जो छोटे छोटे राज्य थे तो इसका मतलब है ऊपर हो गया सभी। ओके, इसके बाद है क्योंकि मराठा कई छोटे छोटे और मराठास थे, ठीक है, वो भी क्या हो गए? अंग्रेजों के अधीन आ गए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो वो थे महादाजी सिंधिया, ठीक है। इन्होंने यूरोपीय ढंग से किया था। यूरोपीय ढंग में का मतलब ये नहीं अंग्रेजों की तरह, फ्रांसीसी भी थे, ठीक है, पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, तो सभी की तरह जो है इन्होंने सीखा कि किस तरह से इन्होंने अपने सेना का गठन कर रखा है, तो उसी तरह से इन्होंने बनाया। इसमें आपको राज्य क्षेत्र और संस्थापक, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं और हमें इनको मिलाना है। और शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है आप लोगों को। ओके, चलिए, बड़ौदा नगर, इंदौर नगर, नागपुर और ग्वालियर किसने? गायकवाड़, होलकर, भोसले और सिंधिया, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है, कि जो ग्वालियर था उन्हें सिंधिया ने बसाया, ठीक है। तो डी में क्या हो गया? 4 हो गया, तो यानी आपका सी और डी क्या हो गया? ये अपने आप कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद अब आपका आता है, ठीक है, इनमें किसी को भी एक यदि आपको पता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इंदौर के होलकर थे, ठीक है, तो बी में कितना है? 2 है। अब यहाँ पर बी में 1 है, यहाँ पर बी में 2 है, इसका मतलब यही उत्तर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 था बड़ौदा गायकवाड़ों ने, इंदौर को होलकर्स ने, नागपुर को भोंसले ने और ग्वालियर को सिंधिया ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बसाया था। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ठीक है, तो ये यानी कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये कहा था? तो ग्रांड डफ ने कहा था, ठीक है, ग्रांड डफ ने ये कथन कहा था। 1775 से 1782 के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? ओके, तो इसमें
कौन सा परिणाम था? एक परिणाम की बात कर रहा है। ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, मराठा युद्ध जीत गए थे, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली, क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में क्या हो गए थे, उधर की तरफ उलझ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ओके, तो इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर हमें तात्कालिक कारण बताना है। तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ठीक है, तो मराठों ने लाहौर तक बढ़ करके तैमूर शाह को क्या किया था? ठीक है, भगा दिया था, जिसका वो बदला लेना चाहता था। ओके, तो उसका तात्कालिक कारण जो था वो यही था। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठीक है, तो कौन कर रहे थे? वो थे जीजाबाई, सॉरी ताराबाई, जीजाबाई नहीं, जीजाबाई तो उनकी माता जी का नाम था। ठीक है, उन्होंने कभी भी नेतृत्व नहीं किया, और एक ही महिला थी जिन्होंने नेतृत्व किया था, वो ताराबाई थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ? शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने कब छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था 1627 में, और 1674 को छत्रपति की उन्होंने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? इनमें संभाजी व शिवाजी की विधवा, संभाजी व बाजीराव, या राजा राम और संभाजी, और फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके किसके मध्य हुआ? राजा राम और संभाजी के मध्य हुआ। ठीक है, जिसमें कि संभाजी, ठीक है, या राजा राम, आप लोग बताएंगे क्योंकि ऊपर बता दिया है। ठीक है, कि कौन जो है ना उनके बाद क्या हुए थे, बने थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, राजा राम और जो है ना संभाजी। ओके, तो ये जो है आपके 90 प्रश्न के करीब थे जो मराठाओं से सीधा सीधा संबंधित है। इनमें से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि हर एक सेक्शन से एक एक ही प्रश्न आएगा। ठीक है, यूपी पेट में, लेकिन और दूसरे परीक्षाओं में इसमें से एक से ज़्यादा भी प्रश्न आ सकते हैं, और बहुत अच्छे भी प्रश्न थे। आप लोग ये बताएंगे कि हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा था, प्रश्नों का लेवल भी कैसा है, ये बताएंगे ज़रूर आप लोग। और चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अपनी परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।